एवरीवन, वेलकम द चैनल द CMA अकेडमी। हम लोग आज रिटायरमेंट बेनिफिट्स करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अलावेंसेस और अलावेंसेस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लिए थे। एक बार मैं आपको अलावेंसेस का एक बार रिवीजन करा देता हूँ। अलावेंसेस 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फुल्ली टैक्सेबल, दूसरा होता है अलावेंसेस एग्जम्प्ट विद सम कंडीशन, तीसरा होता है अलावेंसेस एग्जम्प्ट विदाउट एनी कंडीशन, फोर्थ होता है हमारा हाउस रेंट अलावेंस। ये 4 तरह के अलावेंसेस होते हैं। अगर आप लोगों ने इसकी वीडियो नहीं देखी है लेक्चर नंबर 2 तो आप जाके देख सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूंगा और साथ ही साथ आई बटन पे भी इसका लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाके इसको अच्छे से देख सकते हैं। वहां पे अलावेंसेस और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रिटायरमेंट बेनिफिट ग्रेच्युटी के साथ। ग्रेच्युटी क्या होता है पहले हमें ये जानना होगा, उसके बाद हम ग्रेच्युटी के बारे में जानेंगे। ग्रेच्युटी किनको मिलता है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं वो हमें जानना है। बेसिकली आज का जो लेक्चर है वो ग्रेच्युटी के ऊपर रहेगा। फर्स्ट हमारा ग्रेच्युटी है, उसके बाद पेंशन है, लिव इन कैशमेंट है, VRS कंपनसेशन है, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन है, ऐसे ही हैं लिव इन कैशमेंट बेनिफिट्स है जो ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ को मिलता है ना। अब हम आते हैं, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा रिटायरमेंट बेनिफिट्स में ये बेनिफिट किसको मिलता है। ये बेनिफिट किसको मिलता है? ये बेनिफिट मिलता है हमारे एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, ये किसको मिलता है? ये मिलता है एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, मैं एम्प्लॉयज़ को शॉर्ट में लिख रहा हूँ YEE। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को मिलता है ग्रेच्युटी या रिटायरमेंट बेनिफिट। ग्रेच्युटी या और भी जितने भी बेनिफिट्स हैं जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराता है, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराता है, वो कहलाता है बेनिफिट। परक्विजिट भी इसी को बोलते हैं, बेनिफिट या फैसिलिटी। देखो परक्विजिट और बेनिफिट्स में क्या डिफरेंस है। जो परक्विजिट होता है उस पर वो टैक्सेबल होता है, ग्रेच्युटी भी टैक्सेबल होता है, बट परक्विजिट कुछ हद तक एग्जम्प्ट होता है, वरना वहाँ पे एग्जम्प्ट नहीं होता है। वो एक तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करना अपने एम्प्लॉय को। और ये रिटायरमेंट बेनिफिट है। ये क्या होता है, जब एक एम्प्लॉय अपने एक रिटायरमेंट की एज में आ जाता है, मतलब 58 या 60 एज में आता है। वैसे रिटायरमेंट हालांकि 58 ईयर्स में होता है, रिटायरमेंट 58 ईयर्स में होता है किसी भी चाहे सेक्टर में, वो प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में अगर एम्प्लॉय काम करता है तो उसकी रिटायरमेंट जो डेट है, टाइम है, वो 58 ईयर्स में रिटायर हो जाता है। अगर आपके यहाँ पे कोई ऐसे है जैसे आपके पापा हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आपके पिताजी जॉब कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि पापा जो हमारा रिटायरमेंट है, जो आपका रिटायरमेंट होता है वो कितनी उम्र में होता है, तो वो वही बताएंगे 58 या 60 में। 60 है तो वो बोलते हैं कि थोड़ा 2 साल एक्स्ट्रा काम करने के लिए गवर्नमेंट दे देती है। ठीक है, वरना रिटायरमेंट में जो पैसे मिलते हैं उसी से उनका गुजारा चलता है, उसी से वो अपना काम चलाते हैं या फिर वो कहीं और भी जॉब ढूंढते हैं। ये सब बात की बात है, हम अपना रिटायरमेंट बेनिफिट करने वाले हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट क्या है? एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराता है, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट ये सभी जगहों पे अलाउडेड है, चाहे वो कोई सी भी जगह हो, सभी को ये देना होता है। चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, सभी को ये देना होता है अपने एम्प्लॉयज़ को सेफ रखने के लिए, आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए जो रखते हैं ना। ग्रेच्युटी क्या होता है? ग्रेच्युटी का मतलब क्या है? ग्रेच्युटी किसको मिलता है और क्यों देते हैं? फॉर एम्प्लॉय। किसको मिलता है? ये एम्प्लॉयज़ को मिलता है। किसको मिलता है? ये एम्प्लॉयज़ को मिलता है ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। चलिए मैं अभी एक बात मान लेता हूँ, जैसे कि एक एम्प्लॉय है, ठीक है, एक एम्प्लॉय है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट में काम करता है, लोकल अथॉरिटी में काम करता है। मतलब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ये गवर्नमेंट के लिए काम करता है, एम्प्लॉय जो है वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है। तो भी जो ऐसे एम्प्लॉय हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उनकी जो ग्रेच्युटी जो रिसीव करेंगे वो लोग ग्रेच्युटी रिसीव करेंगे, उनकी जो ग्रेच्युटी होगी वो फुल्ली एग्जम्प्ट होती है। जो एम्प्लॉय गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं उनकी जो ग्रेच्युटी जो वो रिसीव करेंगे वो फुल्ली एग्जम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10 में, सब सेक्शन 10 में। अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 में उनकी पूरी जो ग्रेच्युटी होगी वो एग्जम्प्ट होगी। ग्रेच्युटी किसको मिलती है? एम्प्लॉयज़ को मिलती है।
कौन प्रोवाइड करता है? एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये बात समझ गए। फर्स्ट केस हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे, अगर कोई एम्प्लॉय गवर्नमेंट के लिए काम करता है, अगर कोई एम्प्लॉय गवर्नमेंट के लिए काम करता है तो वो जो भी ग्रेच्युटी रिसीव करेगा वो फुल्ली एग्जम्प्ट होगा, वो फुल्ली एग्जम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 में। ये बात ध्यान रखना। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, किसके लिए है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ना। अब हम आते हैं अपने सेकंड, जो अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। अदर देन गवर्नमेंट मतलब फॉर अदर एम्प्लॉय, इफ़ एम्प्लॉय इज़ अ कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। ये अदर एम्प्लॉय मतलब ये गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते हैं, ऐसे एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते हैं। और दूसरा, जो गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते लेकिन वो ग्रेच्युटी में कवर्ड होने चाहिए। ये फर्स्ट केस है इसमें। ये कौन सा केस है? ये फर्स्ट केस है हमारा। ठीक है, ऐसे एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट नहीं है लेकिन ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है। कहाँ पे कवर्ड है? ग्रेच्युटी एक्ट में। ठीक है, इनकी कैलकुलेशन हम कैसे निकालेंगे? इनकी कैलकुलेशन हम निकालेंगे जो अमाउंट वो ग्रेच्युटी रिसीव कर रहे हैं, पहले वो रखेंगे, एक्चुअल अमाउंट जो ग्रेच्युटी रिसीव कर रहे हैं। दूसरा, मैक्सिमम लिमिट इनकी 20 लाख होती है। क्या होती है? मैक्सिमम लिमिट इनकी 20 लाख होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे पेन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ बोलता है मैक्सिमम लिमिट 20 लाख होती है। ये अमेंडमेंट है, यहाँ पे अमेंडमेंट है। ठीक है, इस पहले 2019 जो एक्ट था उसमें ये बोलता है 2019 में यहाँ पे 20 लाख की जगह 10 लाख था, अब यहाँ पे 20 लाख हो गया अमेंड होके। ठीक है ना। थर्ड वाला पॉइंट बोलता है कि 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी जो होगी लास्ट 3 मंथ की या लास्ट मंथ की इंटू CYS मतलब कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। मतलब कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस क्या होता है? ये कैसे निकालेंगे? अगर कोई व्यक्ति 6 महीने से ज़्यादा काम करता है, 6 मंथ से ज़्यादा काम करता है, अगर कोई व्यक्ति, कोई एम्प्लॉय 6 महीने से ज़्यादा काम करता है तो उसको 1 साल माना जाएगा। अगर कोई एम्प्लॉय 6 महीने 15 दिन काम करता है तो उसको 1 साल माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे CYS का मतलब ये है। ठीक है, ये है CYS का मतलब। अब हमें इस फ्रैक्शन जो है, ये फ्रैक्शन को समझना है। फ्रैक्शन को समझने के लिए क्या है? 26 मतलब क्या है? 26 का मतलब है यहाँ पे पूरा 1 मंथ, 1 महीने में 30 दिन हम मांग चलते हैं एवरेज हम 30 दिन मांग चलते हैं 1 महीने में, 31 दिन नहीं मानेंगे। ठीक है, 30 दिन मांग चलते हैं। 30 दिन में एम्प्लॉय 4 दिन काम नहीं करता। कौन सा दिन होता है? वो संडे होता है। संडे के दिन एम्प्लॉय काम नहीं करते क्योंकि वो हॉलीडे होता है उस दिन। ठीक है, संडे के दिन वहाँ पे कोई भी काम नहीं करता। ना बचे हमारे 26 डेज़, तो यहाँ 26 डेज है, 15 है क्या? 30 का हम हाफ लेंगे तो यहाँ पे 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। जो उन्होंने लास्ट ड्रॉन सैलरी मतलब होता है जो उन्होंने उसकी लास्ट सैलरी जो उन्होंने ड्रॉ की होगी एम्प्लॉयज़ ने। जैसे लास्ट मंथ में उन्होंने 30,000 रुपये सैलरी विड्रॉ किया था तो वो यहाँ पे आएगा इंटू CYS। ये मैंने आपको फ्रैक्शन यहाँ पे समझा दिया, ये फ्रैक्शन है। ठीक है, इसका मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा इसका जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। अब यह बस प्रोविज़न को समझे, क्योंकि एग्ज़ाम में ग्रेच्युटी से क्वेश्चन बनना तो 100% है और आपको इस ग्रेच्युटी को याद भी रखना है, क्योंकि अगर आप सारे प्रोविज़न याद रखोगे तभी आप क्वेश्चन को सेफली क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ठीक है, नाउ अपने क्वेश्चन में दोबारा मूव ऑन करते हैं प्रोविज़न पे। प्रोविज़न बोलता है अगर ऐसा एम्प्लॉय जो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है, ऐसा एम्प्लॉय जो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है, उसके लिए क्या इंतज़ाम है? उसके लिए इंतज़ाम ये है, जो उन्होंने अमाउंट रिसीव किया है मैक्सिमम लिमिट जो उनकी है वही रहेगी, सेम टू सेम, ये दोनों सेम रहेंगे, बस यहाँ पे चेंजेस हैं। अगर ऐसा एम्प्लॉय जो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है उसके लिए क्या होगा? वो बोलता है 30 डेज़ टोटल यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे, 4 डेज जो संडे था यहाँ पर टोटल रहेगा 30 डेज। तो 15/30 इंटू एवरेज सैलरी निकालेंगे। एवरेज सैलरी के लिए मैंने आपको नीचे बता रखा है, नीचे PDF में है, वहाँ हम देखेंगे। इंटू CYS, यहाँ पे ये वाला जो फ्रैक्शन था यहाँ पे
नहीं होगा। यहाँ पे जो ये फ्रैक्शन था, ये फ्रैक्शन यहाँ पे नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट CYS जो होगा, मतलब उन्होंने कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कब कितने तक थी, 15 साल था, 20 साल था, 25 साल था। जो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ग्रेच्युटी कब मिलता है, जब एम्प्लॉय रिटायर होता है। जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तभी ग्रेच्युटी मिलती है, तभी हम बोले रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है, मतलब जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तभी उसको हम ये बेनिफिट रिसीव होगा, कौन सी, ग्रेच्युटी वाली। तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब भी यहाँ पे यही है कि कितने टाइम में एम्प्लॉय ने अपना सर्विस, कितना टाइम अपने एम्प्लॉय ने अपना सर्विस कंपनी को, फर्म को दिया है, एम्प्लॉयर को। ठीक है, वो होता है ये। तो हम लोगों ने 2 पॉइंट यहाँ पे कवर किया है। एक ये है अगर एम्प्लॉय कवर्ड है, और अगर एम्प्लॉय कवर्ड नहीं है ग्रेच्युटी एक्ट में तो क्या क्या हो सकता है ना। हम अपने पॉइंट पे आते हैं। हमें पता होना चाहिए कि लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब क्या होता है और एवरेज सैलरी का मतलब क्या होता है। लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब होता है कि लास्ट मंथ सैलरी उन्होंने कितनी निकाली है, लास्ट मंथ में सैलरी कितनी विड्रॉ किया है। ठीक है, तो सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या है, सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या है कि बेसिक जो सैलरी है और प्लस DA, बेसिक और जो DA दोनों ऐड करके उसको कहते हैं हम सैलरी। यहाँ पे फॉर्मिंग पार्ट नहीं लिखा है, फॉर्मिंग हो या नॉन फॉर्मिंग हो दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, उसे कहते हैं लास्ट ड्रॉन सैलरी। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं कि एवरेज सैलरी का मतलब क्या है। सेकेंड पॉइंट पे हम लोगों ने पढ़ा था एवरेज सैलरी। ठीक है, एवरेज सैलरी का मतलब है कि फॉर 10 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच इवेंट ऑकर, जैसे कि एम्प्लॉय जो है वो रिटायर हो गया, तो रिटायरमेंट के जो इमीडिएटली 10 मंथ होंगे, इमीडिएटली 10 मंथ, मान लो कोई एम्प्लॉयर नवंबर में 11 नवंबर में, नवंबर जो 11th मंथ होता है, ठीक है, नवंबर का 11th मंथ होता है, दिसंबर 12 मंथ होता है, होपफुली सबको पता होगा। ठीक है, नवंबर में रिटायर होता है। ठीक है, तो यहाँ के बाकी जो हैं अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, यहाँ जो 10 महीने बचे हुए हैं उसका हमें लेना है बेसिक सैलरी प्लस DA जो फॉर्मिंग पार्ट वाला है वो लेना है। ठीक है, लास्ट 10 महीने की एवरेज लेनी है, दोनों को ऐड करेंगे 10 से, फिर डिवाइड कर देंगे 10 से। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा एवरेज सैलरी। जब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे हमको अच्छे से समझ में आएगा ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रेच्युटी को कवर करने के लिए, वो हम कर लेते हैं। ग्रेच्युटी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम। पहला यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो देख लो। बोलता है इन केस ऑफ सीजनल एम्प्लॉयमेंट, सीजनल एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई ग्रेच्युटी रिसीव करता है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट मतलब, सीजनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसा एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय जो सीजन वाइज काम करते हैं। सीजन वाइज का एग्जांपल मैं आपको दूँ, जैसे आइसक्रीम सिर्फ ठंडियों में आता है, वो कब चलेगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मैक्सिमम मार्च तक। ठीक है, इस टाइम पे ये बंद रहते हैं। आइसक्रीम कब आता है, गर्मियों में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ पे ज़्यादातर चलते हैं। ठीक है, तो ये आइसक्रीम का टाइम है। ऐसे स्वेटर का जो टाइम चलता है, जब स्वेटर कब बिकते हैं, ठंडियों में बिकते हैं, तो ये अलग अलग सीजन वाइज है। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ को ग्रेच्युटी रिसीव होती है वहाँ पे 15 के बजाय 7 डेज़ का यूज़ करेंगे हम। सीजनल एम्प्लॉयमेंट जो होता है वहाँ पे 15 डेज़ के बजाय 7 डेज़ रहेगा। बाकी जो फॉर्मूला है वो सब सेम रहेगा। फॉर्मूला कौन सा, अगर एम्प्लॉय सीजनल वाला अगर एम्प्लॉय ग्रेच्युटी में कवर्ड है तो उसका क्या फॉर्मूला रहेगा, 7/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू CYS, फ्रैक्शन अलाउड है इसमें। अगर सीजनल एम्प्लॉय जो है वो ग्रेच्युटी में कवर्ड नहीं है तो उसके लिए क्या फार्मूला बनेगा, 7/30 इंटू एवरेज सैलरी इंटू CYS। यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं रहेगा। CYS का मतलब एक बार और बता देता हूँ। CYS का यहाँ पे मतलब है कि कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट यहाँ पे बोलता है इफ़ एनी एम्प्लॉय रिसीव ए ग्रेच्युटी ड्यूरिंग जॉब, अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो जॉब के दौरान ग्रेच्युटी रिसीव करता है तो वो जो ग्रेच्युटी रिसीव करेगा वो फुल्ली टैक्सेबल माना जाएगा। अगर वो रिटायरमेंट के बाद रिसीव करता है ग्रेच्युटी तो वहाँ पे वो फॉर्मूलेज अप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है,
नाउ थर्ड पॉइंट हमारा क्या बोलता है, द एक्ट इज अ साइलेंट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेचुटी। जहाँ पे एक्ट या साइलेंट रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेचुटी के लिए, रिसीव आफ्टर डेथ ऑफ एम्प्लॉय। क्या बोल रहा है, अगर एक्ट हमारा साइलेंट है जब ग्रेचुटी रिसीव हो रही है ऑन द डेथ, एम्प्लॉय के मरने पे अगर हमें ग्रेचुटी रिसीव हो रहा है तो वहाँ पे क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम। हाउएवर ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स इफ कैन बी conclude that gratuity received by a legal hire shall not be taxable in the hands of recipient। मतलब अगर जो ग्रेचुटी रिसीव हो रहा है, एम्प्लॉय तो मर गया, उसके बाद उसको ग्रेचुटी रिसीव हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो इसके लिए हम अपने जो लीगल हायर होगा, जो एम्प्लॉय ने अपने नॉमिनी या लीगल हायर को बनाया होगा, उसको जो पैसे रिसीव होंगे उसके हाथ में ये पैसे टैक्सेबल नहीं होंगे। ठीक है, ये कहीं भी टैक्सेबल नहीं होंगे, ना तो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, ना किसी और हेड में टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये नॉन टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक पूरा ग्रेचुटी का प्रोविज़न पढ़ लिया विदिन 15 मिनट में, और हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रेचुटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन। देन उसके बाद हमारा ग्रेचुटी का भी प्रोविज़न ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपना पेंशन पढ़ेंगे, पेंशन का प्रोविज़न उसके बाद हम पढ़ेंगे। पेंशन थोड़ा सा टफ है बट इट्स क्वाइट ईजी। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।